सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ पंकज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके बगल में, और इनफैक्ट अच्छा आपसे पहले मेरे बगल में थे और अब जनरल दयाल हमारे बीच में आ गए हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको फराज किदवई साहब यहाँ स्टूडियो में नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने बताया पंकज शर्मा जी जुड़ ही चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मेरे बगल में यहाँ पर जनरल यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ है और जनरल विशंबर दयाल यहाँ पर मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ और शुरुआत कर रही हूँ पंकज जी आपसे। आज जो कुछ भी सदन में हुआ, राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को याद दिलाया, क्या वो सेल्फ गोल नहीं था? नहीं, क्यों सेल्फ गोल क्यों था? इन मुद्दों की चर्चा तो सदन में होनी चाहिए ना। 1993 से 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। तो क्या एक भी साल ऐसा गया था जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई हो और अटल जी ने चीन के संबंधों को लेकर नरसिम्हा राव सरकार की बहुत कड़ी आलोचना न की हो? 29 फरवरी 1996 दिन याद रखिए। उस दिन तो अटल जी ने चीन के प्रति सरकार के रवैये की घनघोर भर्त्सना की, इतनी की पूछिए मत। कहा कि सरकार को जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए वो बरत ही नहीं रही है। 1991 से 1993 और फिर 2004 से 2009 तक लालकृष्ण आडवाणी जी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। एक भी साल रूबिका जी ऐसा बता दीजिए कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए सरकार की गंभीर खामियां न गिनाई हों। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों को उन्होंने हर साल आड़े हाथों लिया। 2009 में 8 जून को जब सदन में चर्चा हुई तो आडवाणी जी ने चीन के मसले पर मनमोहन सिंह सरकार की इतनी कठोर आलोचना की कि पूछिए मत। उन्होंने कहा कि सरकार चीन को खुश करने के लिए पूरी तरह छिप गई है और न तो अरुणाचल प्रदेश के मामले में अपना विरोध जाहिर कर रही है और न ही पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन की मदद के मसले पर उसे कोई चिंता है। लेकिन अब राहुल गांधी पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। वे भारत की संसद में चीन का नाम तक नहीं ले सकते। तो वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता और राहुल आह भी भर दें तो हो जाते हैं बदनाम। तो ऐसा भी कैसे चलेगा? अब ये एक बड़ा मसला है चीन का। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उसका जिक्र क्यों नहीं हो सकता? सर, जो उन्होंने कोई जो सेल्फ गोल नहीं दूध का किया। जला होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। आप हमेशा से ये जानते हैं कि चीन के मुद्दे पर जो किताब आई नहीं उसका जिक्र करना, जो किताबें आ चुकी है वो नेहरू जी को जो है कटघरे में खड़ा करती है, उनकी नीति को कटघरे में खड़ा करती है। अब उस पीछे जाने का मकसद आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है किसी को कुछ सर्व करेगा। क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। लेकिन राहुल गांधी जानबूझकर क्या ये काम नहीं कर जाते हैं? फिर आप कहते हैं कि मोदी उठते बैठते सोते जागते, बीजेपी उठते बैठते सोते जागते, उनको नेहरू जी याद आते हैं। अरे वो याद तो किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने ही दिलाई है। जब जब चीन का मुद्दा उठेगा तब तब नेहरू जी को आना पड़ेगा और जब जब नेहरू जी आएंगे तब तब जो गलतियां हुई हैं उसे देश याद करेगा कि नहीं करेगा? सर, सिंपल सी बात है। तो अगर नेहरू जी के कार्यकाल में चीन के मामले में हुई गलतियों का कुछ किताबों में जिक्र है तो उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे 1962 में जब चीन का युद्ध चल रहा तो था, फिर उस चीज के लिए तभी तैयार चल रहा रहिए था ना। और अटल जी फिर ने आप मांग लोग की। सबके सब, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे वो मीडिया हो, आप सब जगह आकर ये कहने लगे कि नेहरू के बगैर तो ये जी नहीं सकते हैं। तो फिर उस मुद्दे को उठाना क्यों? और फिर ऐसी किताब का जिक्र करना जो अभी तक आई नहीं है। Why did you waste the precious time of parliament? नहीं तो अगर आप किताब को प्रकाशन से रोक देंगे, अगर रक्षा मंत्रालय उसको समीक्षा के बहाने अपने यहाँ लंबित रखेगा, किताब कहाँ से आएगी? किताब की पांडुलिपि तो तैयार है ना, और किताब प्रकाशक को प्रकाशन के लिए दी गई। Let's be very fair here. आप फेयर आदमी हैं। नरवणे साहब ने तो इंटरव्यू दिया था। आपको लगता है कि नरवणे साहब अपने दिल की बात कहने में सक्षम नहीं है? वो किसी से खौफ खाते हैं? अगर किताब को पब्लिश नहीं किया जाने दिया तो फिर वो कह देते ना। 10 तरीके की दूसरी बातें उन्होंने कही, इंटरव्यू में ये बात क्यों नहीं कही उन्होंने? किसी ने रोका था उनको? नहीं, नरवणे जी ने तो कहा कि मेरी किताब रक्षा मंत्रालय में समीक्षा के लिए लंबित है।
कैसे नहीं कहा No, उन्होंने? but that's a और ये जो different thing ना। अंश आप छपे, कह रहे हैं नहीं, फिर आप अब नाउ यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट पंकज जी। आपने कहा कि पब्लिश नहीं होने दी, दूसरी तरफ आप उनको कोट कर रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि समीक्षा के लिए अभी रखी गई है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बहाने उसको लंबित किया हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि कैरेवान मैगजीन में जो अंश छपे हैं वो कैरेवान मैगजीन को किसने दिए? नरवणे साहब ही ने तो दिए होंगे या प्रकाशक ने दिए होंगे। तो इसका मतलब किताब की पांडुलिपि अस्तित्व में है, और किताब को अगर आप प्रकाशित न होने दें और फिर कहें कि ये जो किताब आई नहीं उस पर कैसे चर्चा हो हाँ, सकती तो है? सर नियम के खिलाफ तो नहीं ही जा सकते ना आप। हर कोई आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा, और नियम बाकायदा आपको दिखाए गए हैं। यहाँ प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। प्रेम जी, फिर ये कहा जाएगा कि आप लोग चीन पर बात करने से ही कतराते हैं, जैसे ही चीन का नाम आता है गांधी नेहरू जी को आप ले आते हैं। नहीं, हम तो चीन पर जमकर बात करना चाहते हैं, लेकिन जो आसन की व्यवस्था है उसको तो आपको संसद में स्वीकारनी पड़ेगी। अप्रकाशित पुस्तक का अंश आप प्रकाशित नहीं कर, आप जो है उद्धृत नहीं कर सकते, ये आसन की व्यवस्था है। अब श्रीमान राहुल गांधी चूंकि गांधी परिवार में पैदा हो गए हैं, इसलिए वो आसन की व्यवस्था को भी नकार देंगे, ये तो स्वीकार नहीं होगा। अब राहुल गांधी से तो हम बार बार पूछ रहे हैं कि बताइए ना, चीन के साथ आपकी मम्मी ने जो एमओयू साइन किया वो एमओयू क्या है? हम बार बार पूछते हैं कि 17 जुलाई 2008 को कि रात को जब आप डोकलाम में हमारी सेनाएं एक दूसरे के सामने डटी हुई थी, तो आप चोरी चोरी चुपके चुपके चीन के चरण चाटने के लिए क्यों गए थे और क्या चाट कर आए थे? कृपा करके बताइए। हम तो बार बार पूछ रहे हैं भाई कि 2008 में आपने श्रीमान मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जोरावर किले समेत 250 किलोमीटर लंबाई वाली भूमि चीन के जबड़े में डालने का कुकर्म एमओयू साइन करने के बाद क्यों किया? क्या एमओयू का अंग था क्या? हम तो पूछ रहे हैं। हाँ। कि श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 38,000 वर्ग किलोमीटर की जो भूमि चीन के कब्जे में करा दी, उसके लिए माफी कब मांगेंगे? अच्छा। हम तो बार बार पूछ रहे हैं जी कि आप कृपा करके बताइए। नहीं, पर प्रेम शुक्ला जी एक और चीज कृपा करके आप भी बता दीजिए, क्या अभी हाल फिलहाल आपके हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में क्या चीनी रिप्रेजेंटेटिव से बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हुई है कि नहीं हुई है? हाँ हुई है ना, बात हुई है, खुली बात है, उसमें कोई छिपी छिपाई बात नहीं है। वहां साइन हुआ ऑन कैमरा बात हुई है। हाँ, मतलब वहां कोई एमओयू साइन नहीं हुआ है, कोई दूर दूर तक एमओयू साइन नहीं हुआ है। क्या बातचीत दो दलों हुई के है? बीच क्या में अनुबंध बातचीत हुआ? लिखित नहीं हुआ तो मौखिक रूप से क्या राहुल गांधी की तरफ मुंह तय चुरा हुई? कर चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं गए। अब बीच में मत बोलिए, अभद्रता मत कीजिए। कांग्रेसी अभद्र होते हैं, लेकिन इतनी अभद्रता मत कीजिए। कांग्रेसी नियम नहीं मानते, हम जानते हैं। भद्रता और अभद्रता की बात करें, शोभा नहीं देता। कांग्रेसियों का ये रोग है, आप हमें पता है कांग्रेसी रोग से आप ग्रस्त हैं। हम जानते हैं कि पंकज जी आप कांग्रेस के धैर्य खो देने वाले रोग से ग्रस्त पूरे देश ने देखी है, बार बार देखी है। इतनी अभद्रता क्यों करते हैं? आपका हमें जानता हूं, मैं तो आप दोनों अपने भद्र रूप में आ जाइए, अभी दोनों भद्र भद्र रूप में आ प्राणी जाइए और मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे पर मैं चीन की बात कर रही थी। प्रेम शुक्ला से मैंने सीधे तौर पर सवाल पूछा, चीन के लोगों से आपने एमओयू साइन किया? उन्होंने कहा नहीं हुआ, कोई एमओयू साइन नहीं हुआ। ऑन कैमरा बात हुई है, और क्या बात हुई है वो ऑन कैमरा कोई भी पता लगा सकता है। अब पंकज जी बार बार वो आपसे इस मसले पर पूछ लेते हैं कि आप लोगों ने कोई एमओयू साइन किया कि नहीं किया। आप भी उतनी ही ताकत से बोल दीजिए, हाँ कि ना, जो भी है बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अरे दुनिया भर के देशों में राजनीतिक दलों के बीच क्या बताएंगे? चंदा जो लेने वाले होते रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चंदा हुए। चबा गए। प्रेम राजीव शुक्ला जी गांधी रुकिए, फाउंडेशन के लिए बोलने चंदा दीजिए। लेते हैं, प्रेम शुक्ला तो जी, चंदा खोर है। प्रेम शुक्ला जी नहीं, मेरे बीच में बोल रहे थे ना, बोलने दीजिए, शर्मा जी को इनको बोलने भद्रता का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ। हाँ हाँ, बस इनको बस भद्रता का प्रमाण पत्र दे रहा हूँ मैं, शुक्ला जी कि प्लीज। मेरे बीच बोल रहे थे हाँ, ना। आपने अब मैं चाहती हूँ एक एक करके दोनों अपनी अपनी बात रखें। हाँ 20 सेकंड में बात रखिए पंकज शर्मा जी। कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों के बीच इस तरह के अनुबंध होते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में वहां प्रशिक्षण लेने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नेतृत्व में अपने दल भेजते रहे हैं।
अभी भी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जो है ये मुलाकात हुई अनुबंध नहीं है, है। इसमें लिखित अनुबंध नहीं हुआ तो क्या हुआ? प्रेम सर शुक्ल देखिए, बताएं कि अब क्या मौखिक अनुबंध हुए? बात आ कोई गई अनुबंध है नहीं है। सुनिए सर, बात आ गई है पूर्व आर्मी चीफ पर, बात आ गई है जो किताब छपी नहीं उसका जिक्र करने पर, बात आ गई है सच्चाई पर, बात आ गई है इतिहास को एक बार फिर से प्रेजेंट फॉर्म में लाने पर। हमारे साथ जनरल बख्शी हैं, यहाँ पर जनरल दयाल भी मौजूद हैं, कर्नल दानवीर भी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जनरल जीडी बख्शी, आपने तो चीन के साथ इस जंग को बाकायदा देखा है, महसूस किया है, ऐसे में आज राहुल गांधी ने जो कुछ भी सदन में कहा और जिस किताब का अंश वो कोट कर रहे थे जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, वो क्या बताता है? देखिए, जो मैं सबसे पहले जनरल नारवाने साहब को व्यक्तिगत जानता हूं, वो हमारे अच्छे चीफ थे, बहुत ठहरे हुए चीफ थे और स्टडी। और उनकी किताब जब उन्होंने लिखी तो सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी उसको छापने के लिए। हाँ। जहां तक मुझे मालूम है वो था जो अग्निवीर स्कीम पे उन्होंने कुछ कमेंट्स किए थे, उसको लेकर उनको छापने का आदेश नहीं दिया गया था। ठीक है। और मैंने जो कैरावान मैगजीन में एक्सर्प्ट्स आए हैं वो पूरे ध्यान से पढ़े हैं शुरू से आखिर तक, क्योंकि माजरा समझने के लिए कि माजरा क्या है साहब, क्यों इतना रौला पा रहे हैं, क्यों इतना कष्ट हो रहा है। तो साहब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये डिस्कशन आगे चलती, क्योंकि वो खुद पकड़े जाते। ठीक है। और कल जब होगी ये डिस्कशन तो मैं तो सरकार को दूंगा एडवाइस कि करने दीजिए। वो दिखाना चाहते थे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने कोई फैसला नहीं लिया। ये डोकलाम की बात नहीं है, ये बात है आपके कैलाश रेंज के ऊपर, जब हमने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन करके काउंटर ऑक्यूपेशन करी थी और जाके रिज का टॉप पकड़ लिया था, तब कहानी समझ लीजिए। पहले नीचे से चीन ने अपने लाइट टैंक भेजे, वो चढ़ना शुरू हुए। नॉर्दर्न कमांड के उस वक्त चीफ जनरल जोशी ने नारवाने साहब को रिंग किया। क्यों रिंग किया? क्योंकि उस वक्त ये चाइना भारत का ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड लागू था। इस अकॉर्ड को एक्चुअली बहुत पहले जो कांग्रेस ने किया था निकाल बाहर करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो फिर भी लागू था, इसलिए सरकार से पूछना अनिवार्य था। ठीक है साहब। जब उनको नहीं जवाब मिला तो मैं आपको बताऊं, जब फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिप्लाई किया, बिल्कुल ठीक रिप्लाई किया, जैसा उचित समझते हो करो। अरे साहब, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है टैक्टिकल ऑर्डर ऑफ फायर देना। हाँ। ठीक है। वो डिपेंड करते हैं अपने आर्मी चीफ के ऊपर जो प्रोफेशनल है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसा उचित समझते हो करो। दिस इज व्हाट ही शुड हैव डन। Any political leadership, mature, sagacious, would have said the same order. Do as you think fit. आर्मी चीफ पूछ रहा है ना भाई, आर्मी चीफ पूछ रहा है, do as you think fit, I trust your decision. तो क्या गलत है? What's bloody wrong with it? What is wrong with it? बिल्कुल सही डिसीजन लिया प्राइम मिनिस्टर ने। हाँ। अभी सिंदूर के टाइम भी उन्होंने तीनों सर्विस चीफ्स को बोला, सीडीएस को बोला, मैं आप पे पूर्ण विश्वास रखता हूं, जैसा आप ठीक समझते हैं प्रोफेशनली करें। ठीक है ना साहब। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का काम नहीं है टैक्टिकल डिसीजन लेना, मिनट टू मिनट बैटल कंट्रोल करना। वो इसके लिए उनके पास सर्विस चीफ्स हैं, सीडीएस है, वो ये फैसले लेते हैं और वो जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। ऑल राइट, जनरल बख्शी उनको वो देते हैं। वो ये क्लैरिटी देने के लिए शुक्रिया सर कि भाई टैक्टिकल डिसीजंस आर नॉट टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। जनरल दयाल, तो फिर बार बार इस तरीके की बातें करना कि चीन के आगे झुक गए, फिर वहां अमेरिका में नरेंद्र डिड सरेंडर, ये क्या बताता है? देखिए, मैं किसी किस्म की पॉलिटिकल डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हूँगा। मैं इसको पूरी एक क्लैरिटी से एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि एक है स्ट्रैटेजिक डिसीजन, और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मैं पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन 1993 पीस ट्रीटी, 1996 एग्रीमेंट, 1993 बॉर्डर मैनेजमेंट, 1996, 2005, 2013 के जो चारों एग्रीमेंट्स थे
जिस दिन चाइना ने वायलेट किए, हिंदुस्तान की सरकार को स्ट्रैटेजिकली अपनी सेना को क्लियर कट बोल देना चाहिए था कि हम इससे विड्रॉ करेंगे। आप सारा का सारा दो जन नरवाने पर, और मैं आऊंगा अपने साथियों पे भी जो जो उनको करना चाहिए, मैं आऊंगा। पहली बात तो यह है कि उस ट्रीटी, वो एक ट्रीटी बाध्य ट्रीटी थी और उस पर गालवान हो चुका है साहब। उसी के बाद अगर 6 जून की हरकत है ये, जब हम फैसला मांग रहे हैं, तो बोथ पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप 6 जून से 15 जून तक क्या कही, जहां में 20 बहादुर जवानों को शहीद करना पड़ा, वो एक ट्रीटी बाइंडिंग थी। और उस ट्रीटी पे मैं समझता हूं पॉलिटिकल लीडरशिप और सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, जिसने 6-7 जून की बात कर रहे हैं वो इस आर्टिकल में, तो आप साहब 15 जून को यह हादसा कैसे होने देते हैं? इसका मतलब चाइना वॉयलेट कर चुका था ट्रीटी को, चाइना बॉर्डर की ट्रैंक्विलिटी डिस्ट्रॉय कर चुका था, वो आगे बढ़ चुका था जहां नहीं आना चाहिए था, उसके कंप्लीट उसने ना, अगर एक्सरसाइज भी कर रहा था तो उसने इंटीमेट नहीं किया था। 1993 1996 इन एग्रीमेंट्स को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अगर आप फैसला नहीं ले रहे हो, पॉलिटिकल और टॉप CDSN पार्टी नहीं ले रही, तो फिर मैं समझता हूं टैक्टिकल लीडरशिप पे। और इसका मैं मुद्दा इसलिए देता हूं, 1997 में जो भारत ने किया था, वो भी तो फौज ने किया था ना। जूनियर लीडरशिप ने कहा ये होगा, हम नहीं हिलने देंगे, और उन्होंने चाइना को एक लेसन सिखाया। तो ये पूरी की पूरी मैं समझता हूं, और ये एक लीडरशिप के ऊपर अब सवाल, मैं अपनी लीडरशिप को राय देना चाहता हूं। इस देश में डेमोक्रेसी है, डिसीजन जैसे ही आएंगे, आपको पूरी छूट है। डू व्हाट यू फिट। डू व्हाट यू फिट मींस अगर हथियार उठाना है चाइनीज के खिलाफ तो उठाइए, अगर आपको हवाई जहाज यूज करना है तो कीजिए, बिकॉज देश की सुरक्षा साहब, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर साहब आपके कंधों पे है। वो जवान आपकी तरफ देखते हैं, वो नहीं जानते कौन प्राइम मिनिस्टर है, वो बटालियन कमांडर की तरफ है। अगर मैं बटालियन कमांडर भी होता गालवा में, मैं कसम खा के कहता हूं मैं गोली चला देता, किसी की नहीं सुनता, क्योंकि उसकी सुरक्षा हमारे पे। अब ये फिर पॉलिटिकल लीडरशिप जवाब दे, चला दिया उसके बाद पॉलिटिकल लीडरशिप को, वरना ये कंफ्यूजन रहेगी। ये कंफ्यूजन है बिल्कुल क्लियरली, बिकॉज ट्रीटी थी, उस ट्रीटी से चीफ नहीं वॉयलेट कर सकता। कल आप चीफ को सैक कर दो, कल जनरल नरवाने को रिस्पॉन्सिबल बना दो, आपने ट्रीटी वो कर दी, कल दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर बढ़ गए। बख्शी कुछ कहना चाहते हैं, फिर कर्नल बिल्कुल सर, बिल्कुल जनरल बख्शी सर, बिल्कुल। जनरल दयाल जो कह रहे हैं उससे आप अग्री करते हैं जनरल बख्शी? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। देखिए, मैं समझाना चाहता हूं, 1967 में सिक्किम के अंदर यही प्रॉब्लम थी, धक्का मुक्की, बॉक्सिंग मैच, कुश्ती। ये फिर आए जनरल सगत सिंह, उसने क्या आदेश दिए मालूम है? उसने आदेश दिया अगर किसी ने धक्का मुक्की बॉक्सिंग करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा, तुम्हारे हाथ में हथियार हैं, इस्तेमाल करो। क्या हो गया? जी 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 सुनाई दे रहा है सर। फायर, ओपन फायर। बिल्कुल ठीक कह रहे। क्या मेरा आवाज आ रही है आपके पास? एकदम आ रही है, क्लियर, स्पष्ट आ रही है सर। अच्छा ठीक है। देखिए, मैं आपको फिर याद दिलाता हूं 1967 नाथुला क्लैश, ठीक है? उस वक्त भी वहां पे धक्का मुक्की, बॉक्सिंग, कुश्ती, ये सब हुआ करता था। जनरल सगत सिंह बाद में जो हीरो ऑफ 1971 वॉर ढाका पे पहुंचे थे, ठीक है, वो डिविजनल कमांडर था, उसने क्लियर ऑर्डर दिए, हाँ। अगर किसी ने धक्का मुक्की, हाथापाई करी, मैं कोर्ट मार्शल कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे हाथ में हथियार है, रिपब्लिक डे परेड में दिखाने के लिए नहीं है, इस्तेमाल करो। आज भी नहीं है पॉलिटिकल लीडरशिप, आज भी नहीं, मिलिट्री लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं है। आपके 20 जवान शहीद हो गए, आप भी उसके बाद भी आपने उस ट्रेक्टरी से विड्रॉ नहीं किया। आपकी बॉर्डर पे तैनात है, अभी डिसएंगेजमेंट है, पीस है, ट्रैंक्विलिटी, गॉड ब्लेस, सब ठीक ठाक है, लेकिन डीमोबिलाइजेशन तो नहीं हुआ। अगर कल एस्केलेट होती है तो फिर फौज ऐसे देख के पीछे मुड़ के, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये किसी इंडिविजुअल पे नहीं कह रहा, ये पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं कह रहा हूं। पॉलिटिकल लीडरशिप को स्ट्रैटेजिकली विजन ही नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं, पूरी पार्लियामेंट को विजन नहीं है। जब तक आप लोग क्लियरिटी, देखिए बात सुनिए, मैं समझ गई जनरल दयाल, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कि दोनों क्लैरिटी नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने। आप कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल यहां पर किसी तरह का कोई भी बात नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्लैरिटी नहीं थी पॉलिटिकल लीडरशिप। आज जो राहुल गांधी कह रहे थे वो पूरी क्लैरिटी के साथ कह रहे थे। जब आप कहते हैं कि दोनों को एक मंच पर होना चाहिए,
जनरल दयाल, हाँ जी। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी उस मंच पर, दोनों साहब, को एक एक मंच मिनट, पर होना चाहिए ना, एक मिनट, एक पेज पर होना चाहिए? एक मिनट साहब, दोनों की पेज पे स्पष्ट करने के लिए दो बैठे हुए हैं, एक कांग्रेस का एक बीजेपी का, और वहां दो, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक प्राइम मिनिस्टर। वो अपनी समिति कर ले। जनरल बिशंबर कौन है? जनरल बिशंबर एक क्लैरिटी एज ए सोल्जर कह रहे हैं। नहीं तो वो अगर मैं clarity आप रखिए एक ना, मिनट, मैं कह रही हूँ पार्लियामेंट में चाहे वो ऑपोजिशन I हो, wish I was चाहे in वो parliament. सत्ता पक्ष हो। I wish I was in parliament. अरे, I sir, would I have- wish you were in the I parliament, wish but I would have spoken there sir, only. My question is very clear. आप बहुत क्लियर इंसान है, क्लैरिटी के साथ बात अगर करते मैं हैं। पार्लियामेंट डिबेट भी सुनता, मैं आई अश्योर यू, मैंने बिल्कुल पार्लियामेंट डिबेट, पार्लियामेंट की स्टेटमेंट सुननी बंद कर रखी है। मैं सिर्फ एक आर्टिकल जो जब आप लोगों ने बुलाया, मैंने उस आर्टिकल को थोड़ा सा, तो आपने राहुल सर्च गांधी के किया। बयान को नहीं सुना मैंने है? किसी किस्म का कोई All बयान right. नहीं सुना, ना मैं सुनना All चाहता, right. बिकॉज Okay. बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूं। Okay. 1996 की ट्रीटी डोकलाम के लेकिन बाद बात- विड्रॉ करना चाहिए था सर, गवर्नमेंट अब को। जब आप कहते हैं कि सरकारों को और फॉरेन विपक्ष मिनिस्ट्री को विड्रॉ कर देना दूसरे चाहिए था किसी- डोकलाम के बाद ही। दूसरे किसी देश के लिए अगर वो दुश्मनों जैसा रवैया अपना रहा है तो साथ होना चाहिए। कर्नल दानवीर, कैन होना आई चाहिए, हैव दैट बिल्कुल होना क्लैरिटी? चाहिए दोनों को कैन आई साथ। हैव दैट क्लैरिटी फ्रॉम यू सर? आज जो राहुल गांधी ने किया, मैं उस पर नहीं बात करूंगी क्योंकि भाई आप कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन जब आप बात करते हैं, चीन तो हर चीज पर नजर रखे हुए ना, एलओपी है, एलओपी जब ऐसी कोई बात करेंगे तो चीन उसे कैसे देखेगा? लेकिन मैं उसी पे बात करूंगा, क्योंकि बात अगर हॉकी मैच की हो रही है तो हम फुटबॉल मैच के बारे में बात नहीं करेंगे। बात ये हो रही है कि जो किताब छपी नहीं उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में बात करें, यही है ना डिस्कशन, ये डिबेट डन। अब वो किताब क्यों नहीं छपी? क्या एमओडी वाले सब पागल हैं? क्या जनरल नरवणे अपना आपा खो चुके थे? उन्होंने ऐसा क्या लिख दिया? क्या है वो, क्यों नहीं छपी? तो इस क्यों का भी तो सवाल का जवाब ले लो। वो इसलिए नहीं छपी क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कि प्रेजेंट टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक सिचुएशन को एक्सप्लेन करता था। आपका सोचने का तरीका, आपका डिप्लॉयमेंट का तरीका, आपका बहुत सारे निर्णय लेने के तरीकों के ऊपर एक रिफ्लेक्शन देता था, जिससे दुश्मन एक तरीका आपका समझ सके और उसके बाद में वो भी अपनी रणनीति उस तरीके से बना सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर बैन लगा। और उसके बाद एमओडी की तरफ से ये भी आदेश निकले कि कोई भी पदाधिकारी फौज से रिटायर होगा तो मेरे ख्याल से शायद 2 या 3 साल तक वो कोई भी सार्वजनिक तौर पर अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता। उसका कारण ये है, तो इस वजह से इसके ऊपर रोक लगी है और ये रोक जब तक लगी रहेगी जब तक ग्राउंड सिचुएशन बदली नहीं होगी। अब आप पार्लियामेंट में आके और जो चीज पब्लिश नहीं हुई वो आके आप वो कहानी बोलने लग जाएं, तो जो मकसद था एमओडी का सिक्योरिटी रीजन से उसको बैन करने का, आपने तो उसको एक्सपोज कर दिया। I have a serious reservation. I have a serious reservation. We are implicating the ex-chief of the Indian Army. एक मिनट। I have a serious reservation. कोई बात। Shut up. कोई बात। 1968 अरे के अंदर, भाई। listen to me, ब्रिगेडियर दालवी की बुक हिमालयन प्लंडर, जहां से सारी चीजें खुली हुई हैं, वो बुक आई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। ब्रिगेडियर दालवी ने जिस दिन कंप्लीट की, बुक छप के आ गई, जब तक हिंदुस्तान को नहीं पता था, ठीक जब है। भी हालात यही थे। ठीक है। अरे एक एक्स चीफ है, ग्रांड टीम, जो उसने अरे लिखा भाई, होगा, ऐसे नहीं सोच के होता। लिखा होगा, ऐसे देश नहीं की होता। फौज के लिए बना होगा, ऐसे नहीं देश की होता। पॉलिटिकल लीडरशिप के जनरल लिए। साहब ऐसे नहीं होता। अरे ऐसे यू आर अरे ब्लेमिंग ऐसे इन नहीं होता जनरल पब्लिकली, साहब। बात की बात कर रहे हो। ये कोई वो नहीं चल रहा है। अरे तो आप निजी कंपनी नहीं है ये। अरे ये भी देश है भाई, ये देश है। तो ये ऐसे नहीं होता। तो एक ऐसे नहीं होता। अरे एक आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी, आप कह रहे हैं कि एमओडी रोक नहीं सकती। आप वेट अ मिनट, आप व्हाई शुड आई वेट अ आई एम मिनट? नॉट, आप मेरे को बताइए कि एमओडी हैज नो जुरिसडिक्शन ऑफ इट स्टॉपिंग द बॉम्ब। हैज बट नॉट, इट हैज बट क्या नॉट। बात कर रहे हैं आप? देश की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, जनरल नरवणे की किताब ज्यादा जरूरी है। सुरक्षा के क्या आप बात कर रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं। अरे भैया, अरे गलत आप बोल रहे हैं जनरल साहब, आप गलत बोल रहे हैं। दालवी की आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। No, not You no, are listen. politically No, motivated. listen. You Listen. are going the Listen. wrong way. No, You no. are going the wrong No, way. you guys are going wrong. No. Blaming an ex-chief. We did not blame an देश ex-chief. की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है। We stood by an ex-chief No. when he blamed the Congress जनरल for बिशंबर दयाल 2008. का ओपिनियन इज नॉट Your इम्पोर्टेंट। opinion is not Not important. important. You are It every is the day doing national this. security that You is are- important. No, You are national wrong. secu- Absolutely wrong, when sir. an air chief blames Congress for 2008, I blame them. I blame them. Have you blamed? I blame them. That actually Has Nirvana blamed? 2008. Has Nirvana blamed? No. I Has don't know. Nirvana blamed? So why are you? So why are you saying like that? I'm not. Why are you stopping his book? You are trying to justify.
You Yes, are trying to I will justify. justify You when haven't it comes read his to book. security of the country. You have not read his book. You does not know But who has shared it with you that it compromises national security. MOD ने बयान दिया है इसका। साहब, आप पढ़िए, आप पढ़िए बयान, आप पढ़िए बयान, जल्दी में आप पढ़िए बयान, एक इधर आर्टिकल बैठ पढ़ के के आए, उसके बैकग्राउंड में जाइए एक आप। एक्स चीफ को इस तरह नहीं PTI बोलते, PTI का पूरा लेख है इसके ऊपर, के बारे में ऐसे नहीं बोलते, PTI का पूरा लेख है, आप उसको पढ़िए, उसमें क्या क्या Gentlemen, लिखा गया है। जेंटलमैन, ओके, ऑलराइट। आप दोनों को हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। नाउ जनरल दयाल, एक सिंपल सा सवाल आपसे है। मैं कर्नल दानवीर को भी सुन रही थी, आपको भी सुन रही थी। मैं एक्स आर्मी चीफ के लिए किसी ने कुछ नहीं बोला है। एक्स आर्मी चीफ की खिताब ज्यादा महत्वपूर्ण है या इस देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर एक्स आर्मी चीफ, जैसा कि एमओडी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन रिवील हो गई थी जो दुश्मन मुल्क को कहीं ना कहीं मदद दे सकती थी, अब ये बताइए एक्स आर्मी चीफ के सम्मान में वो किताब पब्लिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उसे कुछ टाइम तक रोक देना और फिर ये रूल निकालना कि जो भी एक्स बन जाएगा वो 3-4 साल तक किताब नहीं लिखेगा ताकि इस सिचुएशन में ना आना पड़े? रूबिका, मैं इसी बात की ऑब्जेक्शन थी, मुझे और कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। ठीक है, आपने सवाल पकड़ा, ठीक है ना? मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन थी। एक मिनट, मुझे सिर्फ इतनी सी, मुझे दानवीर साहब ने तो मेरे पे काफी इल्जाम लगा दिए। मैंने कुछ नहीं बोला, कहाँ अलाइंड है, किससे मोटिवेटेड है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना मैं कुछ ऐसी बात कहूंगा। मुझे सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है कि एक एक्स चीफ को हम इतना ग्रांट नहीं करते कि जो वो किताब लिखेगा तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगा। मेरी सिर्फ इतनी ऑब्जेक्शन है। एक एक्स चीफ है जिसने एक क्रिटिकल सिचुएशन को डील किया है। मैं एक ब्रिगेडियर का एग्जांपल दिया, ब्रिगेडियर दानवी सिर्फ एक ब्रिगेड कमांडर थे। उनकी किताब सब पढ़ के हम चाइना को समझे, उनकी किताब पढ़ के हमने पॉलिटिकल लीडरशिप की जो वीकनेसेस थी उनको समझा, हमारी लीडरशिप। और तभी मैं एग्जांपल देता हूं, तभी 1986 सुनिए, मैं एक पूरी बात सुन लीजिए रूबिका जी, आपने बुलाया है, इनको भी मैं बताऊं। नहीं तो बाकियों को भी बुलाया ना सर, प्लीज आप इनसे भी सुनिएगा। 1986 में, दैट इज व्हाई 1986 में जब चाइना ने समुद्रुंगजू में जो किया, इंडियन आर्मी ने 1987 में वो किया जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप कह रही थी, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाइना जाना चाहती थी। राजीव गांधी चाइना विजिट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और इंडियन आर्मी ने वो किया जो करना चाहिए था। वो जो समुद्रुंगजू में, जो वांगचुंग में जो प्लेन पे आके चाइनीज बैठे थे, उनको कट ऑफ कर दिया और डिप्लॉय कर दिया। जलबख्शी, am I right or not? जलबख्शी, am I right or not? Okay, wait. General Bakshi, with due respect, sir. With due respect, sir. Please just give me a moment. एक और मेहमान लगातार बैठे हुए हैं और इतना वक्त गुजर गया, उन्होंने अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं दिया। 25 मिनट हो गए सर। सो आई एम टेकिंग आपका जो वक्त है वो मैं ले रही हूँ इजाजत मांगते हुए। फराज किदवई साहब, आपने सुना ये पूरा का पूरा मसला अब कहां तक आ गया है। आज की तारीख में ये कहना कि किताब नहीं, इसके पीछे कोई मंशा है, कोई मकसद है। सर, नेशनल सिक्योरिटी नाम की भी कोई चीज होती है, और क्यों उन उसूलों को, उन कानून के परे जाना सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाला नेहरू कर रहा है तो अब हमें भी डोकलाम और बाकी चीजें करनी है? रूबिका, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि बस 2 मिनट आप मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। 1.5 कर दे सर, 2.5 कर दिए। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन हमको अपनी पॉलिटिकल विल को भी देखना होगा कि हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या है और क्या नहीं है। आपने अभी किताबों का जिक्र किया, इंडियन एक्सप्रेस को मानिएगा, जो हमारे देश का अखबार है, अक्टूबर 2024 में पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर एक गश्त समझौता हुआ। यहां पर जितने डिफेंस के लोग हैं सब बैठे हुए हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, गरिमा जी, 2 सितंबर, रूबिका जी, 2 सितंबर 2025 को, खाली 2 स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं। द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम ऑफ अ रीसेट इज दैट बॉर्डर इज स्टेबल अगेन आफ्टर ईयर्स ऑफ टेंशन फॉलोइंग गलवान। अधिकारियों का कहना है कि पेंगोंग सो और गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई है। अब इसमें यहां पर यह लिखा हुआ है कि द फर्स्ट एंड द लाउडेस्ट क्लेम टू रीसेट दैट द बॉर्डर इज स्टेबल अगेन। वहां पर अब गश्त करने के लिए रूबिका जी एक चाइना को हमको बताना पड़ता है। यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इंडियन एक्सप्रेस का अखबार बोल रहा है। और सुनिए, दशकों तक हमारी, ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया आपके दर्शकों के लिए, दशकों तक हमारी कथित एलएसी तक जाने वाली भारतीय गश्त अब रुक गई है। जो गश्त कभी एक तरफा होती थी, अब चीन की सहमति से कोऑर्डिनेट होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि इसके लिए पहले से सूचना देनी पड़ती है।
इंडियन एक्सप्रेस को आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन सी तारीख का है? मैं आपको बता देता हूं, 2 सितंबर 2025 सर, निकालिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 भी बता रहा हूं। आगे कैप्टन शिव कुमार को आप मानेंगे रूबिका जी कि नहीं मानेंगी? जो कि डिफेंस अटैच थे हमारे इंडोनेशिया में, क्या बोला था उन्होंने कि आईएएफ लॉस्ट एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो बोल रहे हैं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे कुछ विमान गिरे और वो इसलिए हुआ क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व ने हमारे ऊपर अंकुश लगाया था। ये पॉलिटिकल विल थी हमारी, ये राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। छोड़िए इनको भी। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल जी ने क्या कहा था, जो कि सिंगापुर में चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने क्या कहा था कि ये अहम नहीं है कि हमारे कितने जेट गिरे, अहम यह है कि हमसे गलती क्या हुई। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना कम्युनिस्ट पार्टी से मिले, खूब गलबैयां की। ये उसी चाइना से मिले हैं जो अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत कहता है और उसको अपना हिस्सा बताता है। प्रेमा वेंगजोम को शंघाई एयरपोर्ट पर इसलिए रोका जाता है रूबिका जी क्योंकि उसके पास इंडियन पासपोर्ट होता है, और उसको हम अपने ऑफिस में बुला करके, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को बुला करके, और हम गलबैयां करेंगे। मतलब उनके पासपोर्ट पर उनका जन्म स्थान जो लिखा होता है वो अरुणाचल प्रदेश लिखा होता है, इसलिए हम उनको वहां पर डिटेन कर लेते हैं। तो क्या बात कर रही हैं रूबिका जी आप? और दूसरी बात सुनिए, क्या यह गलत है कि गलवान में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई थी और उससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूला झूल रहे थे? तो बार बार हम ये देख रहे हैं कि चीन हमसे बार बार धोखा कर रहा है। ये वही चाइना है जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य हमको बनने नहीं दिया और पाकिस्तान की उसने मदद की। मैंने पूरी। अब सर ऐसा है, ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था तब हम घर बैठ के वीडियो गेम नहीं खेल रहे थे कि हमारे कोई विमान को कोई नुकसान नहीं होगा और अगर नुकसान हुआ भी तो एक और लाइफ मिल जाएगी। ये मजाक मत कीजिए आप, ठीक है, कि कितने विमान गिरे हैं, हमने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था कि नहीं था, बाकी सारी चीजें, कोलैटरल डैमेज नाम की चीज समझते हैं आपके नहीं समझते? 3 दिन में क्यों रोका? हर चीज में, अरे वो आप जाके प्रधानमंत्री से पूछिए। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम पीओके को लेकर आएंगे, हमारे पास मौका था, क्यों रोक दिया उन्होंने? क्यों नहीं पीओके को लेकर आए? इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस का हवाला दिया, बहुत ही सम्माननीय और बहुत ही मशहूर समाचार पत्र है। एक लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला हैं जो लेह के कोर कमांडर हैं, शायद आप उनकी बात को भी अहमियत देंगे। उन्होंने हाल ही में एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी सिचुएशन बहुत ही स्ट्रीमलाइंड है नदर्न बॉर्डर्स पर। चाइनीज़ का जो ये हवाला दे रहे हैं बड़े डेरोगेटरी तरीके से कि हमें उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, बताना अखबार लिख रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अब मैं भी नहीं बोल रहा हूं, अखबार लिख रहा है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल हितेश बल्ला को, हाँ, वो ये कहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत अच्छी सहमति हो गई है, एक दूसरे को दोनों नोटिफाई करते हैं जिससे कि कोई भी उस तरीके का सिचुएशन ना पड़े कि आमने सामने आके और एक दूसरे के ऊपर पत्थरबाजी और तमाशा हो रहा है। तो एक दूसरे को नोटिफाई करके और अपने अपने समय पर पेट्रोल जाना, और अब पेट्रोल वहां पर हो रहा है जहां पर पहले नहीं होता था। डोकलाम की सिचुएशन से पहले भी वहां पर नहीं जा पाते थे, अब वहां पर जा रहे हैं। तो अभी सिचुएशन और बेटर हो गई है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब अपने हिसाब से फैक्ट्स को जब तक डालेंगे सर, देश की सिक्योरिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी राजनीति समझ में आता है, इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा प्राथमिकता क्या है। एक छोटा सा 4th क्लास का बच्चा भी ये समझ जाएगा कि प्रायोरिटी देश की सुरक्षा है, उसके आगे कुछ भी नहीं, नथिंग, 0, 0। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।